नमस्कार। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है विभा रानी जी को। आप जानी मानी लेखिका हैं, मैथिली और हिंदी की। आप एक अनुवादक हैं, व्यंग्य लेखन आप करती हैं, नाट्य कलाकार हैं और अब आपका परिचय ये है कि आप फिल्म कलाकार भी हैं। विभा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। मुझे यहाँ आकर के हमेशा बहुत खुशी होती है क्योंकि रेडियो मेरा पहला प्यार है और मेरा पहला करियर भी मैं मान करके चलती हूँ कि यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देती हूँ। अभी हाल फिलहाल आपकी माँ फिल्म रिलीज हुई है और फिल्म के माध्यम से संदेश दिया गया है समाज को, सोसाइटी को, और साथ ही एक ऐसी फिल्म जो पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। तो बहुत बहुत बधाई इस फिल्म के लिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब फिल्म की बात चली है और आपने स्वयं कहा कि रेडियो पहला प्यार है, तो रेडियो से फिल्म तक की जो जर्नी है इसके बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन एक परिचय जो आपके साथ जुड़ता है, जो नया शब्द आपने समाज को दिया, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जो कैंसर पीड़ित मरीज होते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो हम उन्हें कैंसर सर्वाइवर कहते हैं। आपने एक नया शब्द गढ़ा, कैंसर अचीवर। तो मैं चाहूंगी कि इसकी पृष्ठभूमि, ये विचार आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, जब मुझे कैंसर हुआ था तो उसके बाद उसके जो अपने इलाज का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, लगभग साल भर चलती है, तो वो तो था ही। उसके बाद मुझे एक नया जीवन मिला और नया उत्साह मिला। तो मुझे लगा कि अगर शायद मुझे कैंसर नहीं हुआ होता तो मैं उसके बाद जितनी चीजें कर रही हूँ, जितना काम कर रही हूँ और जितने उत्साह और जितनी ऊर्जा के साथ कर रही हूँ, वो शायद मैं नहीं कर पाती। मैंने कुछ अचीव किया है अपनी नई जिंदगी अब कैंसर के बाद, तो इसलिए मैं उसे कैंसर अचीवर कहती हूँ। जी, अब शुरुआत बचपन से करते हैं। भारत में आप किस हिस्से से हैं? आपकी जो आरंभिक शिक्षा है वो कैसी थी? और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं बिहार से हूँ, बिहार के मधुबनी जिले से। और मेरे माता पिता शिक्षक थे। माँ वहाँ मिडिल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। पिताजी वहीं एक सूड़ी हाई स्कूल है उसमें साइंस टीचर थे। और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन तक मैंने वहीं अपनी पढ़ाई की, BA हिंदी ऑनर्स। फिर MA करने के लिए मैं मिथिला यूनिवर्सिटी आई, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। फिर BEd करने के लिए मैं उसके और एक आगे शहर है समस्तीपुर, तो वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और उसके बाद भारत सरकार के राजभाषा विभाग में नौकरी करने के लिए मैं कलकत्ता आई। उसके बाद फिर दिल्ली आई और उसके बाद फिर मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया और उसके लिए मैं मुंबई गई। लेकिन उसके पहले जब मैं दरभंगा में अपनी पढ़ाई कर रही थी, उस समय मैं आकाशवाणी दरभंगा से जुड़ी। वहाँ एज ए कैजुअल अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट और हिंदी और मैथिली दोनों में वहाँ मैं नाटक करती थी। तो वहाँ से और नाटक करने और परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ मेरी रुचि पहले से थी। लेकिन ये था कि घर से उस चीज़ की अनुमति नहीं मिलती थी, तो मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन रेडियो में नाटक करके, रेडियो में उद्घोषणा करके अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करती थी। फिर उसके बाद मैंने नाटक करना शुरू किया। दिल्ली में मैंने नाटक किया। उसके बाद जब मैं मुंबई गई तो 20 साल तक मैंने नाटक नहीं किया, क्योंकि नाटक एक्टिव थिएटर उसमें बहुत डिमांडिंग है और बहुत समय मांगता है। मेरे पास नौकरी करते हुए उतना समय नहीं था, तो मैं नाटक लिख रही थी। स्टेज पर जाना मैंने उस समय बंद सा कर दिया था। 20 साल के बाद फिर 2007 से मैंने एक्टिव थिएटर शुरू किया और उसके बाद मैंने सोलो थिएटर करना मैंने शुरू किया। और नाटक लिखना, कहानियां लिखना, कविताएं कभी कभी लिख लेना, नॉवेल लिखना, ये सब तो सब चलते ही रहते थे साथ में और आज भी चल रहे हैं। ये जितनी सहजता से आपने कह दिया ना कि ये सब चलते रहते थे साथ में, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि जब हम नौकरी पेशा होते हैं या कई बार घर की जिम्मेदारियां इस तरह की होती हैं, तो हमें लगता है कि लेखन के लिए समय नहीं निकल रहा है। समय तो सही में नहीं निकलता था, क्योंकि मैं सुबह 7:30 पौने 8 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी, 7 साढ़े 7 बजे लौट कर आती थी। फिर घर की जिम्मेदारी, बच्चे छोटे थे, तो मैं समय इस तरह से निकालती थी कि बच्चे सब सो जाते थे 10-11 बजे, मैं भी 2 घंटे सोती थी। फिर 2 बजे रात में मैं उठ करके 5 बजे तक मैं लिखती थी। फिर 1 घंटा मैं भी सो जाती थी और 6 बजे से उठ करके फिर जो रोज दिन के सुबह का होता है दिनचर्या, वो मैं शुरू करती थी। मैं बस में, मैं ट्रेन में, वहाँ लोकल ट्रेन में, मेरे हाथ में उस समय मेरे पर्स में हमेशा एक कलम और एक नोटबुक रहता था, क्योंकि तब ये मोबाइल का जमाना नहीं था। तो कुछ भी ध्यान में आया तो मैं तुरंत उसको वहां लिख लेती थी। तो देखिए, समय तो चुराना पड़ता है, बिना समय आप चुराए। और महिलाओं के साथ तो वो एक साथ उनके पास इतने सारे काम होते हैं कि उनका दिमाग सारी तरफ चलता रहता है। और ऐसे में लेखन की तरफ भी, या जो आपके शौक है, मैं लेखन ही केवल नहीं कहूंगी, जो आपका पैशन है, उस पैशन को उस समय, उस व्यस्तता में आप कैसे अपने पैशन को अलाइव, जीवित रखते हैं, ये आपको तय करना होता है। रास्ते होते हैं, जब आप खोजेंगे तो रास्ते मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में फिर से एक बार मैं वो बात
शुरू करना चाहूंगी कि क्या घटना हुई, कैसे आपको पता चला कि कैंसर जो है उसने हमला किया है आपके शरीर पर, और फिर वो किस तरह की मानसिकता थी कि मुझे इसे जीतना है? मैं कहूंगी कि सेल्फ टेस्ट जो मैं हमेशा हम सभी से कहती हूँ, तो वो सेल्फ टेस्ट मैं अपना करती थी, तो मुझे लगा कि कहीं कोई एक अनयूजुअल गांठ सी है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो आपको और खास करके महिलाओं को अपनी बॉडी हमेशा चेक करती रहनी चाहिए, और कहीं भी कुछ भी एबनॉर्मेलिटी सी दिखे तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहां फिर वो डिटेक्ट हुआ। अब मुझे इससे पार कैसे पाना था, तो मुझसे पहले मेरे घर में 3 सदस्य कैंसर से जा चुके थे। बहुत मैं छोटी थी तो मेरे मामा जी, उसके बाद जिस समय मुझे हुआ उसके 2 साल पहले मेरे बड़े भाई, और 1 साल पहले मेरी जेठानी। तो मुझे लगा कि अब ये चौथी मैं हूं, तो क्या या तो मैं उसका शिकार बनूं और उसके हवाले हो जाऊं, या मैं उससे अपने आप को निकालूं। और मुझे लगा कि जिंदगी जीने के लिए है, एक ही जीवन मिला हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश इससे निकलने की करूंगी जी। बस कह सकते हैं कि संयोग अच्छे थे, आप लोगों की शुभकामनाएं थी, आप लोगों का प्यार था कि मैं इससे बाहर आ सके। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि विभा रानी जी को बिहार सरकार के डॉक्टर कामिल बुल के सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप जो है नेमिचंद्र जैन नाट्य लेखन सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। 2020 से सम्मानित हिंदी नाटक प्रेग्नेंट फादर जो है ये, इसके लिए आपको सम्मान मिला, और ये बेहद चर्चित ये कृति आपकी रही प्रेग्नेंट फादर। इसके अलावा और कई सम्मान हैं, और कथा व सामाजिक गतिविधियों के लिए 32 से अधिक पुरस्कार और सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो फहरिस्त है ये लगातार बढ़ती जाएगी। बस आप लोगों का प्यार है। तो ऐसे में अनुवाद की ओर रुझान जो है वो आपके काम का हिस्सा भी वो रहा। तो ऐसे में जो कृतियां हैं उनका अनुवाद जो हुआ, मैं अनुवाद के बारे में आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जो मूल कृति है जब उसका किसी भाषा में अनुवाद होता है तो उसकी आत्मा ट्रैवल कर पाती है नई कृति में? देखिए, ये बहुत ही डिबेटेबल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रैवल करते हैं, आप सोचेंगे कि सारी की सारी चीजें जो है हमने दूसरी भाषा में डाल दी, वो हो नहीं पाता है। क्योंकि जो मूल भाषा है, मूल भाषा की अपनी व्यंजना होती है, अपनी शैली होती है, अपनी भाषाएं होती है, अपनी लोकोक्तियां होती हैं, अपने शब्द होते हैं। कई बार वो शब्द आपको दूसरी भाषा में मिलते नहीं है। जब मैं तो मैथिली से हिंदी में करती हूँ, इसके बावजूद मैथिली के बहुत से ठेठ शब्द हैं जिसके अनुवाद हिंदी में मुझे नहीं मिलते हैं। तो या तो मैं उस शब्द को वैसे का वैसे ही रखती हूँ ताकि वो रवानगी आए, या फिर उसको रख करके फिर उसको मैं ब्रैकेट में देती हूँ। लेकिन अनुवाद है तभी हम पूरे संसार की अलग अलग भाषाओं को, अपनी भाषा, उनकी रचनाओं को हम पढ़ पाते हैं। अन्यथा हम तो केवल अपनी ही भाषा को जान पाएंगे, दूसरी भाषा हम जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए अनुवाद बहुत जरूरी है जी। आपके साथ एक और रोचक नाम जुड़ा हुआ है, गाली गीत जी। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमसे कुछ साझा करें, ये विचार कैसे आया? हाँ, गाली गीत मैथिला की एक रवायत है, और मैं उसको हम लोग डहकन बोलते हैं, डहकाना। तो सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है गाली गीत या टीजिंग सॉन्ग नाम दे करके, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं मिथिला की संस्कृति और मिथिला की कला, मिथिला के लोग पर काम करती रही हूँ, और मुझे ये आज के समय में, आज के बदलते परिवेश में हमारे जो रीति रिवाज है वो खत्म से होते जा रहे हैं या धुंधले होते जा रहे हैं। और उसमें ये गाली गीत डहकन जो कार्यक्रम है अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है। इसमें आपको स्त्री विमर्श की पहचान मिलेगी, आपको स्त्री स्वर मिलेंगे, इसमें आपको समाज के दस्तूर मिलेंगे, इसमें समाज के रीति रिवाज मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब शादी हो रही है तो दो पक्ष, वर वधू और उनके परिवार, उनके बीच एक आत्मीय रिश्ता बनाने के लिए गाली गीत गाए जाते हैं जी। तो मुझे लगा कि ये सारे तत्व जो हैं हमारे समाज में, जो एक रिश्ते को मजबूती देते हैं, पहचान देते हैं, ये कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो इसके लिए मैंने उसको परफॉर्म करना शुरू किया। और दूसरी बात ये भी, फिर जैसे आपने अनुवाद की बात कही वैसे ही, कि मैं मिथिला से हूँ तो मैं मिथिला की संस्कृति की बात मैं बताऊंगी, तभी तो जो मिथिला से बाहर के लोग हैं वो जान पाएंगे। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मिथिला की हूँ, तो ये मेरा धर्म है, मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने यहाँ की कला, संस्कृति, लोक रीति रिवाज की खान पान, इन सब की जानकारी मैं लोगों को दूं। और इसीलिए मैंने ये गाली गीत परफॉर्म करना शुरू किया जी। और ऐसे में अवितो को रूम थिएटर जी, ये इसका विचार आपको कैसे आया? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं भी तो अपने सारे चरित्र समाज से लेती हूँ। मैं लिख लेती हूँ, छप जाती हूँ, प्रशंसित हो जाती हूँ, लेकिन जिन चरित्रों को मैं लेती हूँ उनको तो मैं कुछ नहीं दे पाती हूँ जी। ये सोच करके कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, मैंने अवितोको की स्थापना की और उसके अलग अलग धड़े पे काम किया। मैंने जेल बंदियों के साथ किया, मैंने स्पेशली एबल लोगों के साथ मैंने काम किया, और फिर उसके बाद उसको मैं नाटक और परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ लेकर के गई।
वहां अवितोको रूम थिएटर जब मैंने स्थापित किया, सिर्फ और सिर्फ मन में एक ये था कि मैं थिएटर को घर घर तक लोगों पहुंचाऊं, क्योंकि हॉल गली गली में उपलब्ध नहीं है। दूसरे वो इतने महंगे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इससे बेहतर है कि हम छोटे स्पेस, हम अपने घरों में क्यों ना थिएटर करें। उसके बैनर तले मैंने प्लेस करने और करवाने शुरू किए। उसका फायदा ये हुआ कि लोगों को ये लगा कि हाँ, प्रोसिनियम थिएटर से अलग भी बिल्कुल गैर पारंपरिक जगहों पर भी थिएटर किया जा सकता है जी। लोगों ने छोटे छोटे अपने अपने कैपेसिटी से थिएटर हॉल बनाने शुरू कर दिए, लोगों ने अपने घर में करने शुरू किए। कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन सब में रूम थिएटर के चैप्टर सब शुरू हुए, और वहाँ के लोगों ने भी उसमें भाग लेना, और वहाँ थिएटर के जितने लोग थे उन लोगों ने भाग लेना शुरू किया, क्योंकि उनको एक मंच मिला। तो मेरा उद्देश्य अभी भी यही है कि हम ऐसा थिएटर करें जिसमें हम कम पैसे हमारे लगे, और जो पैसे लगते हैं उस पैसों में हम लेखकों को और कलाकारों को भी हम कुछ मानधन दे सकें। तो रंगमंच से अब चलते हैं फिल्म की ओर। जो आपकी फिल्मी यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई? फिल्म का शौक हम लोग तो बचपन में और मधुबनी जैसी छोटी जगह पे थे, जहां हम लोगों के मनोरंजन के लिए एक कभी कभार फिल्म आती थी, और फिल्मों का एक फैसिनेशन तो रहता ही है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था फिल्म देखना, और हमें लगता था कि मुझे तो फिल्म में काम करना है। लेकिन हालात ऐसे रहे, परिस्थितियां ऐसी रहीं कि उसमें हम फिल्मों में काम करने के मौके मुझे मिले नहीं। मैंने इंतजार किया कि जब मैं नौकरी से निकलूंगी तब उसके बाद मैं फिल्म करूंगी, क्योंकि मैं ये मान करके चलती हूँ कि क्रिएटिव लाइन की कोई एज नहीं होती है। आप जब तक एक्टिव हैं, जब तक आप काम करना चाहते हैं, हर तरह के रोल आपके लिए आपकी शक्ल, आपकी अकल, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक रोल मिलते रहते हैं, काम चलते रहते हैं। तो वहाँ से मैंने फिर फिल्म करना शुरू की। मेरी पहली फिल्म थी लाल कप्तान, नवदीप सिंह की, और सैफ अली खान उसमें थे, और उसमें लाल परी की भूमिका मैंने निभाई थी। और उसके बाद मैंने अनवांटेड, सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, शमशेरा, और अभी माँ फिल्म जो है वो अभी आई है। सीरीज भी मैंने, वेब सीरीज महारानी मैंने की थी जो काफी चर्चित हुई थी। फिर उसके बाद ताज़ा खबर है भुवनवाम की, फिर ताज 2 ये मैंने किए। वेब सीरियल्स अवंतिका, टिकुली और एकलव्य, ये सब किए मैंने। तो अब ये है कि हाँ, मुझे लगता था कि फिल्म का मीडियम बिल्कुल अलग है, थिएटर का मीडियम अलग है, और इसमें भी आपका सीरियल का मीडियम अलग हो जाता है, वेब सीरीज का मीडियम अलग हो जाता है, और बारीकी से उसको समझने की जरूरत पड़ती है। तो वो एक एक्टर को वो हेल्प करता है। जो हमारे अतिथि होते हैं उनके जीवन के माध्यम से ही बहुत सारी प्रेरणा हमारे श्रोताओं को मिलती है। तो युवा साथी जो जुड़े हुए हैं थिएटर से, जो कि फिल्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? कैसे वो अप्रोच करें, और खुद की जो तैयारी है वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो तैयारी में ये है कि वो कितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो एकेडमिक, वो तो आपकी पढ़ाई तो है, वो तो है ही, लेकिन अध्ययन जिसे हम कहते हैं, वो अध्ययन और स्टडी, आप भारतीय फिल्में कितनी देखते हैं, बाहर की फिल्में कितनी देखते हैं, आप पढ़ते कितना है, चाहे आप लिटरेचर पढ़ें या आप अखबार ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन वो आप पढ़ते कितना है और कितनी आप ऑब्जर्वेंट रहते हैं। आप चलते, अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आपके सारे चरित्र आपके आसपास ही हैं जी। आप उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे खा रहा है। बहुत सी चीज होती हैं जो आपको अपने जीवन में आसपास से मिलती है। तो लेकिन वो सब सारी तैयारियां करनी होती हैं। उसके बाद प्रोफेशनली जो है, आप फिल्मों के लिए है कि आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कास्टिंग कंपनीज होती हैं, उनको अप्रोच करना होता है और उन तक आपको पहुंचना होता है, और फिर वहाँ आपको वो ऑडिशंस होते हैं। मैं भी ऑडिशंस देती हूँ, आज तक ऑडिशंस देती हूँ। तो वो ऑडिशंस होते हैं, वो सब एक जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को तो फॉलो करना ही होता है। और जब आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, फिर आप करते हैं। लेकिन एक मन में विश्वास और दूसरी अपना अपना अध्ययन हर फील्ड का। विभा जी, अक्सर हमने देखा है कि जब कभी कोई भी कलाकार बहुत बड़ा काम कर रहा होता है तो एक उपलब्धि की तरह वो उसे प्रोजेक्ट करता है, सबको बताता है। हमने आपके बारे में ये चीज नोट की कि आपने वहां भी लोगों को एजुकेट करना, सिनेमा समझाना जो है वो जारी रखा। जैसे माँ फिल्म के लिए जो शूटिंग आप कर रही थी, तो प्रोस्थेटिक मेकअप क्या है, उसके पीछे का स्ट्रगल कितना है और कैसे सब्र रखना है, वो सारी चीजें भी आप
शेयर कर रही थी। तो ये जो समाज को देने वाला भाव है, इसका मूल कहाँ है? मैं तो कहूंगी कि परिवार में है, क्योंकि मेरा परिवार शिक्षक परिवार रहा है। तो शिक्षक में तो वही देने की भावना ही रहती है। शिक्षक तो कभी कुछ मांगता नहीं है किसी से, वो हमेशा देता ही रहता है। तो वो जो सब जगह से देने का भाव है वो भी मेरे अंदर आया। मैं भी काफी दिनों तक शिक्षक थी, पढ़ाया था मैंने भी, तो वो भाव है। और मुझे लगता है कि जो काम मैंने किया है, कि मैं एक फिल्म एक पूरा ग्रुप का काम है, एक पूरे समूह का काम है। एक्टर सिर्फ वो सारे कामों का एक फेस होता है, लेकिन हर कोई मेहनत करता है। कॉस्ट्यूम वाला भी उतनी मेहनत कर रहा है, एक स्पॉट बॉय भी उतनी मेहनत कर रहा है, एक जो मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो भी काम कर रहे हैं, राइटर काम कर रहा है, डायलॉग राइटर काम कर रहा है, हर कोई उसमें काम कर रहा है और उतनी ही शिद्दत से काम कर रहा है। उन सब का मिला जुला हुआ रूप जो है वो एक्टर लेकर के आता है, क्योंकि आप पर्दे पर उनको देखते हैं। तो उतने जो लोग हैं हम उनको नहीं भूल सकते हैं। तो मेरी अपनी एक छोटी सी कोशिश है कि इस माँ फिल्म में मेरे अपने जो अनुभव थे, क्योंकि ये बहुत जो फिल्म है, इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा काम मिला, बहुत अच्छा रोल मिला है, बहुत अच्छी भूमिका है और काफ़ी दिनों तक काफ़ी लंबा स्क्रीन टाइम है इसमें। तो मुझे जो अनुभव हुए और जो मैंने देखा है लोगों को, मैं लोगों को बताने की कोशिश करूं ताकि वो भी समझे कि एक्टिंग एक्चुअली क्या है। और ऐसे में व्यक्तिगत स्वास्थ्य को उस पूरी जर्नी में कहाँ पाती हैं? देखिए, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान रखना तो ज़रूरी होता है, लेकिन जब मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट पर जाती हूँ तो स्वास्थ्य को अपने पास रखती हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट करते समय मैं स्वास्थ्य को भूल जाती हूँ। करके आती हूँ, फिर अपने स्वास्थ्य को सोचने लगती हूँ, स्वास्थ्य पर ध्यान देती हूँ। तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना, तो आप एक्टिंग करें या ना करें, किसी भी काम में हो, तब भी अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो विभा जी, हमने इतनी सारी बातें आपके बारे में सुनी, ऐसे में बहुत अन्याय होगा अगर हम आपसे आपकी कोई कविता ना सुने, और हम चाहेंगे कि ऐसा कोई गाली गीत जो हम प्रसारित कर सके, आप वो भी जरूर सुनाएं हमें। मैं गाली गीत ही उसकी 2 लाइन गा देती हूँ जी। फिर से मैं मिथिला की तरफ जाती हूँ, क्योंकि वहीं से मैं लेकर के आई हूँ। तो स्नेहलता है, जो स्नेहलता कपिल देव ठाकुर उनका मूलतः नाम था, और सखी संप्रदाय सीता से सखी बहनापा करने के लिए उनका नाम बदला गया था, और कपिल देव ठाकुर जो पुरुष थे उससे उन्होंने स्त्री परक नाम स्नेहलता रखा था जी। तो उन्होंने बहुत सारे गाली गीत लिखे हैं, डहकन जिसे हम कहते हैं। तो उसी में से मैं 4 लाइन आपको सुनाती हूँ, जिसका संदर्भ ये है कि हम सीता की जमीन से हैं और सीता राम से ब्याही हुई है। मिथिला जनक की भूमि है, जो सबसे तार्किक राजा माने जाते हैं। तो महिलाएं आपस में हंसी मजाक कर रही हैं और वो राम से पूछ रही हैं कि हमने ऐसा नहीं सुना है कि खीर खाने से कहीं कोई स्त्री बच्चे पैदा कर देती है। मतलब वो राम जी के जन्म को लेकर उन्हें छेड़ रही हैं, उस प्रसंग को लेकर के उन्हें छेड़ रही हैं। सुन सखी एक अनुपम घटना, जुगुत लागत भारी है। सुन सखी एक अनुपम घटना, जुगुत लागत भारी है। खीर खाए बालक जन्मावल, खीर खाए बालक जन्मावल, अवधपुर के नारी है। राम ललासन सुंदर बर के, अरे राम ललासन सुंदर बर के, जुन पढ़ी उन क्यों गारी है। राम ललासन सुंदर बर के, जुन पढ़ी उन क्यों गारी है। केवल हास विनोदक पुछियुन, उचित कथा दोए चारे है। राम ललासन सुंदर बर के। हमारे श्रोता जो मिथिला जानते हैं वो तो मैथिली समझते हैं, वो बड़े खुश होंगे, लेकिन ये हम सबको समझ में आया क्योंकि आपने प्रसंग इसका बताया। कोई हिंदी की कविता आपकी अपनी, क्योंकि जिद है से, या और कोई अगर आप हमें सुनाना चाहें तो? मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं हिंदी में भी, चूंकि मैं लिखती हूँ जी। लोग कहते हैं प्रेम में पड़ना नदी में मिलने जैसा है। लोग कहते हैं प्रेम में पड़ना सागर की अतल गहराइयों में खोने जैसा है। लोग कहते हैं प्रेम में पड़ना चांद और सूरज के एक धरातल पर मिलने जैसा है। लेकिन मेरे लिए प्रेम में पड़ना भूखे को गरम दाल भात आलू भुजिया के मिलने जैसा है। मेरे लिए प्रेम में पड़ना दाल भात के ऊपर
कड़कड़ाता हुआ 2 बड़े चम्मच घी के पड़ने जैसा है। मेरे लिए प्रेम में पड़ना काम से थके हारे लौटे व्यक्ति के हाथ में पानी का ग्लास मिल जाने जैसा है। मेरे लिए प्रेम में पड़ना अपनी ही थकी बाहों पर अपने ही सर को टिका देने जैसा है। मेरे लिए प्रेम में पड़ना एक लंबी सांस लेने जैसा है। मेरे लिए प्रेम में पड़ना एक प्रार्थना है, बख्श दें उन बेटियों को जो प्रेम करती हैं, घर बसाती हैं और आप हम जैसा ही एक सुखनवर जीवन की चाहत रखती हैं। वाह, बहुत खूब। नए बिंब और नए प्रतिमान प्रेम को आपने इसके माध्यम से दिए। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अलग अलग विधाओं में आपकी लगभग 48 किताबें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें अनुवाद कार्य भी है। तो विभा जी, आगे के लिए क्या योजना है? चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी। आगे के लिए बस फिल्मों में काम करने की योजना तो है ही, और मेरी 2 सीरीज और 2 फिल्म सभी हैं पाइपलाइन में। जो समय आएगा तो उसको मैं बताऊंगी। और इसके अलावा लिखना तो जैसे सांस लेने जैसा है, तो 1-2 नॉवेल लिखने की योजना है। और बहुत सारे काम हैं, खास करके जो मिथिला के लोक कलाओं से संबंधित है उन पर काम करना। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके किया हुआ है, रखा हुआ है, उसको सबको भी पूरा करके सामने लेकर के आने जैसा है। जी, तो आपकी तमाम योजनाओं के लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज हमारे साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम में थी विभा रानी जी। आप एक रंगमंच कलाकार, आप लेखिका, एक फिल्म कलाकार आप हैं, साथ ही आप समाज को जागरूक भी करती हैं कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए, क्योंकि स्वयं आप जो हैं वो कैंसर अचीवर हैं। और बोले विभा अपनी रचनाओं के माध्यम से अब बहुत कुछ समाज में संदेश देती हैं। विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आकाशवाणी का भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आकाशवाणी मेरा पहला प्यार है और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।